हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का जो लाइव मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट नंबर 13 जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। उसके अंदर मैथ्स के जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे। आज का लाइव मॉक टेस्ट 22 अगस्त का लाइव मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, इसके जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। देखिए पार्क कैसा है, स्क्वायर पार्क है, ठीक है, स्क्वायर पार्क है। उसकी जो एक साइड है उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर आर 4 सेंटीमीटर वाइड पाथ इनसाइड इट। देखो अक्सर हमने देखा होता है एक पार्क के अंदर एक पाथ का एरिया होता है जो हमारे चलने के लिए छोड़ रखा होता है, ऐसे 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 ये पाथ एरिया उसने छोड़ रखा है। और ठीक है, पाथ इनसाइडेड पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का एरिया उसने हमसे पूछा है। देखो ये जो पूरा पार्क है, ये जो पूरा पार्क है इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है इसका एरिया पूरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो वो पाथ है वो 4 सेंटीमीटर वाइड है। देखो यहां से भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो 4 से 4 और 4 कितना हो गया 8, मतलब 8 सेंटीमीटर का विड्थ तो उसने ले लिया इधर से भी और इधर से भी। तो देखो ये जो अंदर का एरिया बचा है कि जो छोटा सा रिमेनिंग एरिया है उसका लेंथ और विड्थ कितना बचा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है इस पाथ का एरिया। देखो जो अंदर मेरे पास रिमेनिंग है, जो अंदर मेरे पास रिमेनिंग एरिया बचा वो कितना हुआ, ये भी स्क्वायर शेप में रहा तो 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो ये अंदर रिमेनिंग बचा ये है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं टोटल एरिया में से ये अंदर वाला माइनस कर दूं -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास एरिया क्या आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो एरिया किसका है, ये जो रिमेनिंग पाथ एरिया है वही उसने हमसे पूछा था। तो आंसर इज 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है सम मनी वॉज बोरोड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी को बोरो किया गया है कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमें उसे रिटर्न करना है। वो कहता है द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 882। एक इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू है 882 है। मतलब जब इंस्टॉलमेंट्स बनती है ना तो वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट ही होता है। मतलब ये नहीं होता किसी में 800 पे कर दिया किसी में 900, तो ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट 882। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। वो पूछता है हाउ मच मनी वॉज बोरोड, कि कितनी मनी को हमने बोरो करा था। देखो 5% है, 5 1 5 20। देखो 20 पे बोरो किया था, 21 पे रिटर्न करना था। 20 पे बोरो करा था, 21 पे रिटर्न करना था। देखो इंस्टॉलमेंट्स जब हम रिटर्न करते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका यही तरीका होता है, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही इसको सॉल्व करके, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 441, मतलब ये एक इंस्टॉलमेंट का रेशियो आ रहा है। हम इसे पहले रेशियो में सॉल्व करते हैं और ये 441 ये अगली इंस्टॉलमेंट का रेशियो आ रहा है। देखो रेशियो से हमें कुछ नहीं लेना देना क्योंकि रेशियो इक्वल ही रहता है और क्योंकि इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो भी इक्वल रहता है, ठीक है। तो हमें जो 441 का वैल्यू था, 441 का वैल्यू हमें कितना दिया है 882, ठीक है। तो 441 अपॉन में 882 ऊपर रहेगा, 882 अपॉन में 441 मल्टीप्लाई में। देखो मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए टोटल अमाउंट। देखो फर्स्ट वाले को जो ये 7 वाला है 21, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 400 और ये हो गया 420। इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो ये हमारा बनता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो करा था इंटू 2 820। तो मल्टीप्लाई बाय 820, तो 1 जा 2 जा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो एक्चुअल अमाउंट हमने कितना बोरो करा था 1640। कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का ये इंस्टॉलमेंट का यही तरीका है, इससे इजीली सॉल्व हो जाता है रेशियो के थ्रू। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोलता है देयर आर 9 balls
9 balls in a box, एक बॉक्स के अंदर 9 balls है, 3 रेड, 2 रेड, 3 ब्लू और 4 ब्लैक. उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स विल बी डिफरेंट कलर इफ 3 balls आर ड्रॉन. उसने देखो कितनी बॉल्स निकाली हैं, 3 बॉल्स निकाली हैं, और वो पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों बॉल्स क्या होंगी, डिफरेंट इन कलर्स होंगी. ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें इसके अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, NCR. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ये हमें यूज करना पड़ता है. देखो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो n फैक्टोरियल, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r, n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, देखो n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स, तो 9 इंटू n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, देखो n फैक्टोरियल है तो इसको ओपन करके लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. अभी देखो मैं 6 यहाँ तक क्यों लिखा है मैं अभी बता देती हूँ. देखो r फैक्टोरियल, r मतलब आप कितनी बार उसे ड्रॉन करना चाहते हो, मतलब उसने बताया ना कि 3 बॉल्स आप निकालना चाहते हो, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1. ये अभी मैंने 3 फैक्टोरियल की बात करी है. और n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, तो मतलब 9 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल. हम इसका 6 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देंगे, तो 6 से 6 कैंसिल. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल वेज, ये जो मतलब कितने टोटल वेज हो सकते थे ये हमने निकाले, कितने वेज हो सकते थे. अभी इसको कैलकुलेट कर देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 2 4, तो आंसर इज 84. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेज टू पिक अपॉन में टोटल पॉसिबल वेज. देखो अभी तो ये हमने टोटल कैलकुलेट करा है, टोटल इज 84 अपॉन में वेज टू पिक, कितने हम पिक कर मतलब कितने तरीके से पिक हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला 2 इंटू 3 इंटू 4. तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2/7. ठीक है, आंसर विल बी 2/7. आप चाहो तो इसको कर दो 4 से 4 2 8, 4 1 4, 3 7 21, तो आंसर विल बी 2/7. ऑप्शन नंबर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो उसने बोला है एक ग्राफ है, ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस हैं एक साथ, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. उसने बोला है कोइंसाइड. जब भी वर्ड आता है कोइंसाइड, इसका मतलब होता है कि जो 2 इक्वेशन है वो एक सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है. कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं. देन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी. जब भी ऐसा कोइंसाइड होता है तो इस सिस्टम के कैसे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. तो ऐसे सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वो पता है ना, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू में B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2. वैसे भी उसने इक्वल ही दिखाया है. देखो x का कोफिशिएंट A1, इसका A2, B1 B2 C1 C2. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब भी कोइंसाइड करे तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. देखो इसके अंदर उसने बोला है सिर्फ अभी आप 5 देखो, ये जो इसका पावर है इसे इग्नोर कर दो. 5 को अगर मैंने 4 से डिवाइड करा है तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आया, 1. और अगर मैं 1 की पावर 55 भी कर दूं तब भी आंसर क्या रहेगा, 1. बस उसने यही पूछा था इसका रिमाइंडर, तो आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो कॉट कैसे होता है, कॉज अपॉन में साइन. क्या दिया है, कॉज की वैल्यू p और इसकी वैल्यू q, तो ये हो गया p² माइनस में q², p² प्लस में q², ये माइनस में p² माइनस में q², p² प्लस में q². अब देखो ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट जो है ये है पॉजिटिव में, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं इसके बाहर पॉजिटिव का साइन है और इसके बाहर क्या है, नेगेटिव का साइन. तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, आंसर इज 3. ऑप्शन नंबर 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर का जो एवरेज एज है वो कितना दिया है उसने 22। तो अगर उनका सम ऑफ द एज है वो है 44 ईयर्स। 4 ईयर्स हैंस मतलब 4 ईयर्स हैंस मतलब आज से 4 साल बाद। देखो आज से 4 साल बाद उसकी मम्मी की भी एज 4 साल बढ़ जाएगी और पापा की भी 4 साल बढ़ जाएगी। तो टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी उनकी? 8 ईयर्स बढ़ जाएगी यहाँ पे। मतलब ये तो आज की एज है, आज से 4 साल के बाद जो उनकी एज होगी वो 8 साल बढ़ जाएगी। तो एज कितनी हो जाएगी? 8 से 4 साल बाद 52 सम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन। अब 3 लोगों की एज की बात कर रहे हैं, कितना है 18, तो उनकी सम ऑफ द एज कितनी हो गई 54 ईयर्स। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन एट दैट टाइम। देखो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन एट दैट टाइम, उस टाइम पे उनके सन की क्या एज थी। देखो 4 साल के बाद उनकी जो तीनों का एवरेज है वो 54 है और उन दोनों की एवरेज कितनी है 52। मतलब ये मैंने 4 साल बाद का बता दिया ना कि दोनों की एज का सम कितना होगा 52 और तीनों की 54, तो उनके बेटे की एज कितनी होगी 2 ईयर्स, 2 साल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उसने हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, बना देते हैं। P राइट एंगल किसके ऊपर है? Q पे। PQR, PQ is x minus y, QR is x और PR is x plus y। ठीक है, ये उसने दिया है। S is a point on QR, S जो है एक पॉइंट है QR के ऊपर। S उसने हमें एक पॉइंट दिया है QR पे। इन सच दैट QS Q से लेके S तक इज इक्वल टू PQ तक, PQ तक इक्वल है। मतलब देखो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाली लाइन किसके इक्वल दी है उसने? इसके इक्वल दी है। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है किसका? QS का SR से हमें उसका क्या बताना है? रेशियो बताना है फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का x स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का 4xy इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर, x कैंसिल से। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4y। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4y। अब देखो उसने हमसे क्या बोला था यहाँ पे, PQ इज इक्वल्स टू में QS। जो PQ है वो QS है, PQ और QS क्या है? इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी x माइनस वाई। x माइनस वाई में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया, ये 4y हो गया। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया 4y, तो ये कितना हो गया 4y माइनस y, तो ये हो गया 3y। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 3y। ठीक है, मेरे पास अभी इसकी वैल्यू आई है कितनी 3y। बट हमें रेशियो किसका बताना है? QS से SR तक, QS से SR तक। मतलब ये वाली लाइन का रेशियो और ये वाली लाइन का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, देखो इतने का रेशियो मुझे मिल गया। अगर मैं पूरी लाइन में से ये रेशियो माइनस कर दूं तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरी लाइन का वैल्यू मेरे पास क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4y। पूरी लाइन का रेशियो मेरे पास कितना है x, और मेरे पास x की वैल्यू है 4y रख दिया, और इसमें से जो ये मेरा छोटा पार्ट था SQ का वैल्यू मेरे पास कितना आया था 3y। इसे आपस में माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई y। तो देखो यहाँ तक की वैल्यू 3y और यहाँ की वैल्यू y। इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 3y अपॉन में y, रेशियो किस में आया 3:1 में। हमें रेशियो किस उसमें पूछा था QS। हाँ, तो 3:1 आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है अ पर्सन बॉट 2 बफेलोज, 2 बफेलो खरीदी हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस उसने कंबाइन बता रहा है 11,520। एक को बेचा है, एक्स को बेचा है 15% के लॉस पे, मतलब 85% पे बेच दिया, और दूसरी को बेचा है गेन पे 19% के गेन पे। तो अगर टोटल में से मैंने एक्स को माइनस कर दूं, मतलब फर्स्ट बफेले को प्राइस को माइनस कर दूं, तो दूसरी का आ जाएगा प्राइस। इसको उसने कितने पे बेचा है? 19% के प्रॉफिट पे, मतलब 119% पे। ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज आर इक्वल, देखो मैंने इक्वल लगा दिया क्योंकि 19% लॉस के बाद उसको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा, और 119 के प्रॉफिट के बाद भी क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन। कैंसिल कर देंगे। 17 5 17 9 5 17 7 आई एम सॉरी 17 7 5x इज इक्वल्स टू में 1152। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 7x, 7x मैं सही कर रही हूँ, ठीक है, माइनस का 7x इधर जाएगा तो प्लस का 12x इज इक्वल्स टू में 11520 मल्टीप्लाई बाय 7, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 6720। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा है एक शॉपकीपर ने सेल करा है 1 किलो राइस 2 कस्टमर्स को, सीमा और रीना। फॉर सीमा ही चार्जेस एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस बट अंडर वेट 12%। देखो उसने घर से 88 kg राइस उसे दिया और पैसे लिए उससे 100% के अकॉर्डिंग। समझ में आए? ये यहाँ पे हमेशा वैल्यू रखनी होती है जो हमने घर से लगाया, और यहाँ वैल्यू रखनी होती है जहां से जो हमने कस्टमर से पैसे लिए। ठीक है। फर्स्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग उसने 12% कम वेट दिया, मतलब 88% का उसको सामान दिया, 88 रुपीज का सामान दिया ये मान लो, और पैसे लिए उससे 100 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर सेकंड कस्टमर के टाइम पे उसने क्या करा? ही सेल 125 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसे सामान बेचा 125 रुपए का, बट ओवर वेट द क्वांटिटी 12%। जो क्वांटिटी थी वो 100 की जगह उसे कितने की दी? 112। घर से 112 का सामान दिया और पैसे लिए उससे 125 के। ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो इसको प्लस करेंगे 200, 200 का सामान उसे कितने में दिया? 225 का, 25 का प्रॉफिट 200 पे। ठीक है। तो आंसर इज 12.5% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 150, 112, 510, 280। ठीक है। 280 इसका सम आ जाएगा 1052 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे? इसके सम से। ये कितना है? 20। तो आंसर इज 52.6। ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने बोला एक पार्टनरशिप है, एक्स ने इन्वेस्ट किया है 1/6 ऑफ द कैपिटल। देखो अभी सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे, 1/6 ऑफ द कैपिटल, और वाई ने इन्वेस्ट करा है 1/3 ऑफ द कैपिटल। ऐसे केस में जब कैपिटल फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करना चाहिए? दोनों का हमने क्या ले लेना है? एलसीएम। तो मैं 6 और 3 का एलसीएम लूंगी, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। अब देखो मैं एक्स का इन्वेस्टमेंट निकालूं तो एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1/6 ऑफ 6, तो उसने 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है। वाई ने इन्वेस्ट किया है कितना? 1/3 ऑफ द 6, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है। एंड जेड इन्वेस्ट द रिमेनिंग, तो जेड ने कितना इन्वेस्ट करा होगा? टोटल 6 था, 1 2 देन यहाँ पे 3, मतलब इनका सबका सम कर दिया 6। ठीक है। अब देखो टाइम की बात करते हैं। अब टाइम भी 1/6 और 1/3 की रेशियो में। ठीक है। तो अगेन एलसीएम लूंगी तो वही आ जाएगा 6। तो टाइम मल्टीप्लाई, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है ना। प्रॉफिट किसके ऊपर डिसाइड होता है? कैपिटल इंटू टाइम का जो भी रेशियो होता है। ठीक है। तो कैपिटल इंटू टाइम 1/3, फिर वही टाइम का भी मेरे पास क्या आता? एलसीएम 6 ही आता। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। जेड इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द
होल टाइम कितना है हमारे पास 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया 1:4:18, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। द प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है 23,000 अपॉन में 18 + 4 × 1 23, और हमें किसका रेशियो चाहिए y का शेयर, तो y का शेयर कितना है 4 यूनिट, आंसर इज 4,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक विलेज के अंदर 60% फैमिलीज के पास काउ है, 60% के पास काउ है, ठीक है, 30% फैमिली जो है उसके पास क्या है बफेलो, 30% के पास, एंड ईच ऑफ द 50% ऑफ फैमिली हैज बोथ काउ एंड बफेलो। अब देखो कुछ के पास काउ है, कुछ के पास बफेलो है, देखो ऐसे बनाते हैं, कुछ के पास काउ है, कुछ के पास बफेलो है, और कुछ के पास क्या है दोनों चीजें, काउ एंड बफेलो दोनों है। तो ऐसी फैमिलीज कितनी हैं जिनके पास काउ एंड बफेलोज दोनों हैं, और काउ किसके पास है 60 नहीं 45, सिर्फ काउ जिसके पास है, और बफेलो 15। समझ में आया, जो मैंने कॉमन था वो बीच में ले लिया, देन 45 ऐसी फैमिलीज बची जिनके पास काउ है, और 15 ऐसी फैमिलीज बची जिनके पास सिर्फ बफेलोज हैं। इन ऑल देयर आर 960 फैमिलीज, टोटल 960 फैमिलीज है इन द विलेज। तो उसने पूछा हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफेलो, तो ऐसी फैमिलीज बतानी है जिनके पास ना तो काउ है ना बफेलो है। देखो टोटल थी 100% फैमिलीज, उसमें 100 में से 45 15 मतलब इसको प्लस करके कितना आएगा 75 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, ठीक है, देन 25% ऐसी हो गई जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। 75 ऐसी फैमिलीज है जिनके पास काउ है, बफेलो है, या काउ और बफेलो सब कुछ है, ठीक है, और 25% ऐसी फैमिलीज हो गई जिनके पास ना काउ है ना बफेलो है, ठीक है। उसने बोला हमारे पास टोटल 960 फैमिलीज है इन द विलेज, तो हाउ मैनी फैमिलीज डू नॉट हैव, जिनके पास ना काउ है ना बफेलो, तो 960 × 25%, 25 4 4 2 4 4 सो 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना काउ ना बफेलो। देखो सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का, एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर डेली स्विमिंग का जो एवरेज है वो है 45 मेंबर्स इंटू 90 मिनट्स, तो एवरेज है 40, इनका सम है 4050। एवरेज ऑफ डेली रनिंग जो करते हैं 30 मेंबर्स हैं पहले मेंबर्स, और कितना टाइम लगता है 60, तो टोटल कितना हो जाता है उनका 1800। अगेन योगा के लिए 25 मेंबर्स हैं और 75 मिनट्स लगाते हैं, तो कितना टोटल टाइम हो जाता है 1875, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ऑल 3 ग्रुप्स आर कंबाइंड, व्हाट इज द एवरेज डेली वर्कआउट टाइम ऑफ 100 मेंबर्स। इन सबको देखो, ये देखो तो टोटल कितने मेंबर्स हैं 100 मेंबर्स, तो वो पूछ रहा है एवरेज टाइम कितना लगेगा, तो ये तीनों टाइम को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर इज 7725 डिवाइडेड बाय 100, तो 77.25 इतना टाइम उन्हें टोटल लगेगा। देखो द रेशियो दे रखा है उन्होंने 3 नंबर्स का, 3x 5x और 7x। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 32, तो 2 × 32 इनका सम कितना आ गया 64, ठीक है, इसका सम हमारे पास आ गया 64। सम ऑफ द नंबर्स देखो, एवरेज को फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज 32 था, तो इनका सम ऑफ द नंबर्स कितना आ गया 64, तो फर्स्ट 2 नंबर्स कितने हैं 3x और 5x, 3x + 5x, ये किसके बराबर आ गया 64 के, 8x इज 64, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8, ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, जो फर्स्ट 2 नंबर्स है उनका सम 5 + 3 8 और 8 8 64 माइनस
एंड द सम ऑफ लास्ट टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर कितने हैं, 7 और 5, 12, 12 8 96। तो इनका हमें डिफरेंस बताना था, इन दोनों को डिफरेंट मतलब माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 32। देखो इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक कॉर्ड है, P से लेके Q तक का एक कॉर्ड है। PQ is a chord of a circle. The tangent XR X on the circle intersect extend side of PQ। देखो एक टेंजेंट है ऐसे करके, X जो है वो सर्कल पे टच करता है, इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड साइड ऑफ PQ। जो हम PQ की साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वो R पे क्या करता है, इंटरसेक्ट। जो टेंजेंट है X से लेके R तक वो इंटरसेक्ट करता है PQ को जब उसे क्या करा जाए, एक्सटेंड किया जाए। अब देखो XR का वैल्यू उसने हमें क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। PQ, P से लेके Q तक जो ये सर्कल के अंदर है कॉर्ड, इसका कितना दिया है, x सेंटीमीटर। एंड QR इज x माइनस 2। ठीक है, उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो कैसे निकालेंगे, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये पूरी कॉर्ड का, पूरे सेकंड का, पूरा जो सेकंड है इसका सम, मतलब जो इसका वैल्यू होता है वो रखना पड़ता है। तो देखो इसका वैल्यू क्या है, x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई में, इसे मल्टीप्लाई करना होता है ये जो स्टार्टिंग वाला है इनिशियल x माइनस 2 से। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 2 से। समझ में आया, 12 का स्क्वायर, देन ये जो पूरा सेकंड है इसका वैल्यू रखते हैं मल्टीप्लाई में, जो ये इनिशियल में जो सर्कल तक पहुंच रहा है उसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 144, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 4। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 140, 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 70। अब देखो 70 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिन्हें प्लस और माइनस करके क्या आए, 3 आए। तो 7 और 10 ले लेंगे, माइनस का साइन है बड़े के साथ लगेगा, तो x प्लस का 7x माइनस का 10x माइनस का 70। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 माइनस 10 x प्लस 7। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई एक जगह 10 और एक जगह मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। और हमें क्या बतानी थी, x की वैल्यू, तो पॉजिटिव में बताएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां से इसे सॉल्व करते हैं। m x की पावर m किसके बराबर हो गई, n x की पावर n के। मैंने इसे 0 के इधर भेज दिया, प्लस में था माइनस में था, इधर जाके प्लस में, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपस में ऐसे आ गए। ठीक है, x की पावर m अपॉन में x की पावर n, x की पावर m अपॉन में x की पावर की वैल्यू क्या आ गई, n अपॉन में m। ठीक है, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे वैल्यूज देखो, x की पावर m की जगह हम n लिख सकते हैं, s की पावर n की जगह हम m लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन में x की पावर m की जगह n प्लस m, ठीक है, प्लस m की जगह लिखना था n माइनस में m। नीचे क्या बन गया, 1 नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये n माइनस m प्लस n प्लस में m। ठीक है, n माइनस m और n प्लस m, m से m कैंसिल। ठीक है, 2n अपॉन में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया यहाँ तक तो। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन के अंदर देखो सब कुछ उसने हमें किसके अंदर सॉल्व कराया है, x की पावर n में। ठीक है, x की पावर
n के अंदर उसने हमसे बोला है उसे एंटायर सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, x की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर के अंदर भी हम x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर n से। देखो, बट न्यूमरेटर के अंदर x की वैल्यू नहीं दे रखी, न्यूमरेटर के अंदर x की पावर n है तो उसकी जगह क्या रखना है, m, तो 2nm अपॉन में x की पावर n, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, देखो यही बन गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x एंड 2mn। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, मैं आज की वीडियो में भी इतना ही सॉल्व करूंगी, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगी, आज ही सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगी या फिर कल तक आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा बाकी का। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।